हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल रोहिणी क्लासेस में। तो आज हम क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर 3 का अगला पार्ट देखेंगे। उसके पहले हम ये बात करेंगे कि हम जो है पिछले पार्ट में किस किस के बारे में जान लिए थे, यानी कि ग्लोबलाइजेशन, विश्व का बनना, किस प्रकार 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो है तेज़ी से दुनिया बदल रही थी। यानी कि इस अवधि में था तो वो जो है सामाजिक परिवर्तन हो, चाहे राजनीतिक परिवर्तन हो, चाहे आर्थिक परिवर्तन हो और चाहे तकनीकी क्षेत्र में परिवर्तन हो, बहुत बड़े बड़े बदलाव हुए इन क्षेत्रों में। अगर हम बात करें आर्थिक आदान प्रदान की, तो 3 प्रकार के ये आदान प्रदान हुए, चाहे वो व्यापार का हो, श्रम का हो या फिर पूंजी का हो। अब देखिए, वैश्विक अर्थव्यवस्था का निर्माण हुआ किस प्रकार, मैं आपको एक बार रिकॉल करवा रही हूँ, इसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी। देखिए, यूरोप में क्या हुआ था कि जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही थी। जनसंख्या जब तेज़ी से बढ़ेगी तो भोजन का उत्पादन भी ज़्यादा करना होगा, उपभोग भी बढ़ेगा, है ना। तो पारंपरिक व्यवस्था से तो ये नामुमकिन है। तो हर देश, यानी कि पूरे देश जो है भोजन के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहता था। लेकिन यूरोप में ना, भोजन के लिए आत्मनिर्भर होने का मतलब ये था कि लोगों के लिए घटिया क्वालिटी का भोजन मिलना। अब वही अगर मैं बात करूं 18वीं सदी की, तो 18वीं सदी में यूरोप की जनसंख्या में भारी इजाफा हुआ, और यानी कि जनसंख्या में भारी इजाफा हुआ तो भोजन की मांग में भी इजाफा हुआ। तो सरकार जो थी ना, सरकार जमींदारों पे दबाव डालने लगी, ठीक है। मक्के के आयात पर उसे नियंत्रण लगाना पड़ा, कॉर्न लॉ हटाने के प्रभाव भी हुए। तो ये सारी चीज़ें हुए। और आज हम बात करेंगे तकनीकी, यानी कि भूमंडलीकृत विश्व के बनने में तकनीकी का क्या इफेक्ट था, इसके बारे में आज हम डिटेल वे में स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं तकनीक की भूमिका, यानी कि प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका रही ग्लोबलाइजेशन के दौर में। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जाहिर सी बात है, चाहे जिस भी क्षेत्र में जब तकनीकी विकास होता है ना, तो उसका उत्पादन अपने आप बढ़ जाता है। आज आप खेती किसानी में ही देखो, जो जितनी ज़्यादा मात्रा में उत्पादन आज हो रहा है, क्या पहले ऐसे हो रहा था? नहीं, क्योंकि विभिन्न प्रकार के थ्रेशरिंग, ठीक है, भूसा काटने वाले, उगाने वाले, बीज बोने वाले, कई सारी मशीनें डेवलप हो चुकी हैं, तो आराम से जो है ज़्यादा उत्पादन कर सकते हैं। और आप ये सोचो कि इन सब का विकास जो है 19वीं शताब्दी से ही शुरू हो गया था। इस घटनाक्रम में तकनीकी की क्या भूमिका रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। चाहे रेलवे हो, चाहे भाप के जहाज हो, टेलीग्राफ हो, ये सब जो है ना तकनीकी बदलाव बहुत महत्वपूर्ण रहे। उनके बिना जो है 19वीं सदी में आए परिवर्तनों की कल्पना भी नहीं की जा सकती, ठीक है। आपको मैं अगर 19वीं सदी या फिर 18वीं सदी के पहले के भारत के बारे में बात करूं, तो उस समय जो है आप ये समझ लो, अभी तो पक्की सड़कें देखी जाती हैं, पहले जो है कच्ची सड़कें हुआ करती थी, परिवहन के कोई साधन नहीं हुआ करते थे, क्योंकि विकास ही नहीं हुआ था। धीरे धीरे इनका विकास होना शुरू हुआ, ठीक है। तो तकनीकी प्रगति जो थी ना, अक्सर चौतरफा, यानी कि सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक हो या फिर हो आर्थिक, इन कारकों का परिणाम होती थी। अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो औपनिवेशीकरण के कारण, यानी कि जब अंग्रेज हमारे भारत आए, ठीक है, शासन करने, तो क्या हुआ, वो अपने देश से संस्कृति भी लाए, वहाँ की सामाजिकता भी लाए, और इसी औपनिवेशीकरण के कारण ना यातायात और परिवहन साधनों में भारी सुधार किए गए। तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गईं, बोगियों का भार कम किया गया, जलपोतों का आकार बढ़ा, और जिससे क्या हुआ, जिससे किसी भी उत्पाद को खेतों से दूर दूर बाजारों में क्या किया गया, कम लागत पर और ज़्यादा आसानी से पहुंचाया जा सके। देखिए क्या होता है कि जब तकनीकी का विकास होता है ना, या फिर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे इंसान की ज़रूरत कम पड़ती है, और टेक्नोलॉजी जो है आराम से ज़्यादा उत्पादन भी करती है। देखिए, हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पहलू भी होता है और एक नकारात्मक पहलू होता है। अभी तो मैं आपको सकारात्मक पहलू के बारे में बात बता रही हूँ, इसके बाद हम नकारात्मक पहलू भी देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके सामने ये फिगर आउट हो रहा है, ये क्या है, ये है द स्मिथफील्ड क्लब पशु बाजार। यहाँ पे क्या होता था, मेलों में किसान अपने पालतू जानवर लाते थे और जिनकी ना वहाँ खरीद फरोख्त की जाती थी। यानी कि स्मिथफील्ड में लंदन का सबसे पुराना पशु बाजार था, और 19वीं सदी के मध्य में स्मिथफील्ड के पास ना एक विशाल मुर्गी और मांस बाजार खोला गया था, और जहाँ से देश के सभी बड़े मांस आपूर्ति केंद्रों को रेलवे लाइन जो है वो जाती थी। अब देखिए,
मांस का किस प्रकार जो है व्यापार बदला, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। देखिए, मांस उत्पादों के व्यापार से ना इस प्रक्रिया का अच्छा अंदाजा मिलता है। एक उदाहरण के तौर पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि किस प्रकार मांस का व्यापार बदला टेक्नोलॉजी के विकास से। देखिए, अगर मैं 1870 के दशक के बारे में बात करूंगी तो क्या हुआ, तब तक जो है अमेरिका से यूरोप को मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। उस समय क्या होता था कि केवल जिंदा जानवर ही भेजे जाते थे, चूँकि जो है टाइम बहुत लगता था, जिन्हें यूरोप ले जाकर ही काटा जाता था। जिंदा जानवर अमेरिका से जाता था यूरोप और वहाँ पे काटा जाता था। बहुत सारे तो लंबे सफ़र में मर जाते थे और बहुत सारे बीमार पड़ जाते थे। बहुतों का वजन गिर जाता था, वे खाने के लायक नहीं रह जाते थे और इसी वजह से मांस खाना एक महंगा सौदा था, ठीक है, और यूरोप के गरीबों की ना पहुंच से बाहर था। अब जाहिर सी बात है कि ले आने में आधे जानवरों की हानि हो जा रही है तो उसका रेट तो बढ़ेगा ही। अब दूसरी तरफ क्या हुआ था कि ऊंची कीमतों के कारण ना मांस उत्पादों की मांग और उत्पादन भी कम रहता था। यानी कि जो अमीर लोग होते थे वही मांस खाना डिजर्व करते थे क्योंकि उनके पास पैसा था, गरीबों की तो पहुंच से बाहर था ना। तो नई तकनीक आने पर ये स्थिति पूरी तरीके से बदल गई। देखिए, पानी के जहाज बने, उसी पानी के जहाज में रेफ्रिजरेशन की तकनीक स्थापित कर दी गई। फ्रिज में आप सामान क्यों रखते हैं, ताकि बहुत देर में ख़राब हो, तो पानी के जहाज में रेफ्रिजरेशन की जो है तकनीक स्थापित की गई, जिससे जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ों को भी ना लंबी यात्राओं में ले जाया जा सके। अब इसके बाद देखिए कैसे विकास होता है। इसके बाद क्या हुआ, जानवरों को यात्रा से पहले ही मारा जाने लगा और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब जगह से जानवरों की बजाय उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लग गया, ठीक है। और इससे ना क्या हुआ, इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी गिर गए और यूरोप के गरीबों को ना ज़्यादा विविधतापूर्वक जो है खुराक मिलने लगी। और मांग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है, मांग बढ़ेगी तो उत्पाद बढ़ेगा तो जो है रेट भी थोड़ा कम होंगे। तो पहले जो है उनके पास सिर्फ आलू और ब्रेड होते थे। अब बहुत सारे लोगों के भोजन में मांसाहार और मक्खन और अंडे भी शामिल हो गए, तो जीवन स्थिति भी सुधरी, ठीक है। जीवन की स्थिति सुधरी तो देश में शांति स्थापित होने लगी, क्योंकि भूख ही तो सब कुछ करवाती है, ये पापी पेट ही तो सब कुछ करवाता है। और जाहिर सी बात है, जब पेट भर गया है तो जाहिर सी बात है शांति स्थापित होएगी ही होएगी और दूसरे देशों में साम्राज्यवादी मंसूबों को समर्थन मिलने लग गया। अब आइए थोड़ा बात कर लेते हैं 19वीं सदी के आखिर में उपनिवेशवाद, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। देखिए, 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में ना व्यापार और बढ़ा, पीक पे था, बाजार तेजी से फैलने लगे और यह केवल फैलते व्यापार और संपन्नता का ही दौर नहीं था। हमें इस प्रक्रिया के स्याह पक्ष को यानी कि विपरीत पक्ष को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब देखिए, व्यापार में इजाफा हो रहा था, विश्व अर्थव्यवस्था के साथ निकटता का एक परिणाम ये भी हुआ कि दुनिया के बहुत सारे भागों में ना स्वतंत्रता और आजीविका के साधन छीनने लग गए। कैसे छीनने लग गए ये भी मैं अभी आपको बताऊंगी। तो 19वीं सदी के आखिर के दशकों में यूरोपियों की विजयों से ना बहुत सारे कष्टदायक आर्थिक, सामाजिक, पारिस्थितिकी परिवर्तन आए, ठीक है। अंधाधुंध व्यापार जब करेंगे तो जाहिर सी बात है किसी ना किसी का तो ह्रास होगा ही होगा ना। तो औपनिवेशिक समाजों को विश्व अर्थव्यवस्था में समाहित कर लिया गया। अब आप यहाँ पे एक मैप देख पा रहे होंगे, ये अफ्रीका का मैप है। आप इस मैप को अच्छी तरीके से देखें। आप यहाँ पाएंगे कि वहाँ के कुछ देशों की सीमाएं तो बिल्कुल ही सीधी लकीर जैसी खींची हुई हैं। देखिए, सीधी लकीर जैसे खींची हुई है ना, है ना। तो ये सीधी लकीर खींची हुई हैं, तो ये बिल्कुल ही सीधी लकीर जैसे है, मानो उन्हें स्केल से खींचा गया हो, फुट्टा, ठीक है। दुर्भाग्यवश यही हुआ भी था। अफ्रीका पर ना कब्जे की कोशिश में लगी जो यूरोपीय ताकतें थीं, अपने अपने इलाके बांटने के लिए जो है इसी तरीके का सहारा ली, स्केल से अपने अपने इलाके बांटने लग गई। अब 1885 में क्या हुआ कि यूरोप के ताकतवर देशों की जो है बर्लिन में एक बैठक हुई और जिसमें जो है अफ्रीका के नक्शे पर इसी तरह लकीर खींचकर उसको आपस में बांट लिया गया। अब 19वीं सदी के आखिर में क्या हुआ कि ब्रिटेन और फ्रांस ने अपने शासन वाले विदेशी क्षेत्रफल में ना भारी वृद्धि कर ली। बेल्जियम और जर्मनी नई औपनिवेशिक ताकतों के रूप में सामने आई। पहले क्या हुआ, पहले स्पेन जो है, स्पेन के कब्जे में ये रह चुके थे कुछ उपनिवेश, ठीक है। कब्जा करके क्या किया कि 1890 के दशक में ना
आखिर वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका भी औपनिवेशिक ताकत बन गया। अब आइए हम ये देखें कि उपनिवेशवाद से औपनिवेशिक समाजों की अर्थव्यवस्था और रोजी रोटी के साधनों पर क्या असर पड़ा। यहीं पर मैं आपके एक डाउट और क्लियर करना चाहूँगी कि उपनिवेशवाद और औपनिवेशवाद में क्या डिफरेंस है। एक माइनर डिफरेंस है, ये भी आपको जान लेना होगा। देखिए, उपनिवेश लिखा हुआ है यानी कि कॉलोनी, यानी कि किसी राज्य के बाहर की उस दूरस्थ बस्ती को कहते हैं ना, जहाँ पर उस राज्य की जनता निवास करती है। यानी कि किसी जो है प्रभुसत्ता संपन्न राज्य जो है के लोगों का अन्य देश की सीमा में जाकर बसने के स्थान के लिए भी इस शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, और यहीं पे अगर मैं औपनिवेशिक की बात करूँ तो जो है औपनिवेशिक जो है बात करेंगे अगर, तो जहाँ पे यूरोपीय कंट्री का वो दबदबा था, यानी कि भारत भी बहुत दिनों तक इंग्लैंड का क्या रहा है, उपनिवेश रहा है। सन 1600 में स्थापित ये कंपनी जो थी मुगल शासन के अधिकार बनी और इसके फलस्वरूप भारतीय प्रशासन जो है राजनीतिक और आर्थिक सुधारों की दृष्टि से एक प्रयोग क्षेत्र माना जा रहा है। यानी कि जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में कि भारत जो है ब्रिटेन का यानी कि यूरोपीय देश का उपनिवेश था कि औपनिवेशिक था, तो औपनिवेशिक था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं रीडर पेस्ट या फिर मवेशी प्लेग। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये रीडर पेस्ट है क्या। ये ना एक प्रकार का विषाणु जनित यानी कि वायरल रोग है, ठीक है, जो वायरस के थ्रू जो है फैलता है। यानी कि यदि किसी पशु में इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। ठीक है, और इस बीमारी से बचाव के लिए जो है टीकाकरण कराना अति आवश्यक है। तो उस समय की हम बात कर रहे हैं ना, 1890 के समय की, तो अफ्रीका में 1890 के दशक में ना रिडर पेस्ट यानी कि वायरस जनित जो है बीमारी बहुत तेजी से फैल गई। अब मवेशियों यानी कि जानवरों में प्लेग की तरह फैलने लगी ये बीमारी, लोगों की आजीविका, स्थानीय अर्थव्यवस्था पर जिसका बहुत असर पड़ा, गहरा असर पड़ा। अब यह जो है ना इस बात का बहुत अच्छा उदाहरण है कि औपनिवेशिक समाजों पर यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों के प्रभाव से ना बड़े पैमाने पर क्या असर पड़े। अब इस उदाहरण से हमें ये पता चलता है ना कि हमलों और विजयों से इस युग में दुर्घटनावश फैल गई मवेशियों की बीमारी ने भी हजारों लोगों का जीवन और भाग्य बदल कर रख दिया और दुनिया के साथ उनके संबंधों को नई शक्ल में ढाल दिया गया। प्राचीन काल से ही ना अफ्रीका में जमीन का कभी कोई कमी नहीं रहा है, जबकि वहाँ की आबादी बहुत कम थी। आज भी देखिए अफ्रीका जो है दानों के लिए मोहताज है ना। तो ये पुरानी का ही देन है, प्राचीन काल की ही देन है। सदियों तक अफ्रीकियों की जिंदगी और काम काज जमीन पालतू पशुओं के सहारे ही चलता रहा। ठीक है, आदिमानव जैसा जीवन चलता रहा। वहाँ पैसे या वेतन पर काम करने का चलन ही नहीं था। 19वीं सदी के आखिर में क्या हुआ, अफ्रीका में ऐसे उपभोक्ता सामान बहुत कम थे जिन्हें वेतन के जो है पैसे से खरीदा जा सकता था। अगर आप अफ्रीका के किसान होते और आपके पास जमीन और पालतू पशु होते जिनकी वहाँ कोई कमी नहीं थी, तो शायद आपको भी ये बात समझ में नहीं आती कि वेतन के लिए काम करने की क्या ज़रूरत है। अब आप गांव के किसानों को ही देख लीजिए, वे अपने जानवरों और खेतों में ही बिजी रहते हैं। ठीक है, तो 19वीं सदी के आखिर में क्या हुआ ना कि यूरोपीय ताकतें जो थीं अफ्रीका के विशाल भूक्षेत्र और खनिज भंडारों को देखकर ना आकर्षित हुई। अब जाहिर सी बात है, जैसे ही यूरोपीय कंट्री भारत क्यों आई, भारत का शोषण करने अफ्रीका क्यों गई, भारत में उन्हें मसाले दिखे, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था भाई, लूट के ले गए। ठीक है, इसी प्रकार अफ्रीका में उन्होंने खनिजों के भंडार देखे, ये आकर्षित किया। तो यूरोपीय लोग जो थे ना, वैसे एक बात तो है, ये यूरोपीय जो है ना दिमाग के तो बहुत धनी थे। ठीक है, तो यूरोपीय लोग अफ्रीका में बागानी खेती करने और खदानों का दोहन करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें वापस यूरोप भेजा जा सके। लेकिन वहाँ एक ऐसी समस्या पेश आई जिसकी उन्हें उम्मीद भी ना थी। वहाँ के लोग तनख्वाह पर काम ही नहीं करना चाहते थे, ये सबसे बड़ी समस्या थी। मजदूरों की भर्ती, उन्हें अपने पास रोके रखने के लिए मालिकों ने बहुत सारे हथकंडे अपनाए, बहुत सारे तरीके अपनाए, लेकिन उनकी बात नहीं बनी। उन पर भारी भरकम जो है कर लाद दिए गए, जिनका भुगतान केवल तभी किया जा सकता था जब जो है करदाता बगानों या खदानों में काम कर सकें।
काम करता हो। तो काश्तकारों को ना उनकी ज़मीन से हटाने के लिए ना उत्तराधिकार कानून भी बदल दिए गए। नए कानून में ये व्यवस्था कर दी गई थी कि अब जो है परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगी, और इस कानून के जरिए ना परिवार के बाकी लोगों को श्रम बाजार में ढकेलने का प्रयास किया जाने लगा। खान जो कि मतलब जो खनिजों की खान हुआ करती थी, खान कर्मियों को जो है बाड़ों में बंद कर दिया गया और उनके ना खुलेआम घूमने पे पाबंदी लग गई, और तभी वहाँ रिडर पेस्ट नामक विनाशकारी जो है पशु रोग फैल गया। अब अफ्रीका में रिडर पेस्ट नाम की बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक के आखिरी सालों में दिखाई दी। उस समय पूर्वी अफ्रीका में जो है ना एरिट्रिया पर हमला कर रहे थे। इतालवी सैनिकों का पेट भरने के लिए एशियाई देशों से जानवर लाए जाते थे, और ये जो बीमारी थी ना ब्रिटिश आधिपत्य वाले एशियाई देशों से आए उन्हीं जानवरों के जरिए यहाँ पहुंची। ठीक है, वहीं वहाँ की प्रॉपर बीमारी नहीं थी, ये आई थी जानवरों के माध्यम से दूसरे देशों से, एशियाई देशों से। तो अफ्रीका के पूर्वी जिस प्रकार अभी कोरोना आया है, आप ये देख ही रहे हैं कि चीन के वुहान शहर से आया है कोरोना, है ना, इसी प्रकार उस समय जो है रिडर पेस्ट था। तो अफ्रीका के पूर्वी हिस्से से ना महाद्वीप के में जो है दाखिल होने वाली ये बीमारी जंगल की आग की तरह फैल गई। आप इस समय देख भी रहे हैं, इस समय आप कोरोना का उदाहरण ले लो, जंगल की आग की तरह ही तो फैल रहा है ना। तो पश्चिमी अफ्रीका की तरफ ये जो है बढ़ने लग गया जंगल की आग की तरह। तो 1892 में क्या हुआ कि ये अफ्रीका के अटलांटिक तट तक पहुंची। 5 साल बाद यह केप यानी कि अफ्रीका की धुर दक्षिणी हिस्सा जो था तक भी पहुंच गई, और रिडर पेस्ट ने ना अपने रास्ते में आने वाले 90% मवेशियों को मौत की नींद सुला दी। पशुओं को खत्म हो जाने से और अफ्रीकियों की रोजी रोटी के साधन ही खत्म हो गए। भाई पशु नहीं है तो उनकी रोजी रोटी कैसे? जिस जिस धौंस के कारण, यानी कि पशु है, हमारे पास ज़मीन है, हम पैसे पे काम नहीं करेंगे, जब वो पशु ही नहीं रह जाएंगे तो क्या होगा? ठीक है, तो अपनी सत्ता को ना और मजबूत करने और अफ्रीकियों को श्रम बाजार में ढकेलने के लिए वहाँ के बागान मालिकों, खान मालिकों, औपनिवेशिक सरकारों ने बचे कुचे पशु भी अपने कब्जे में ले लिए। अब बचे कुचे पशु जो है संसाधनों पर कब्जे से यूरोपीय उपनिवेशकारों को ना पूरी अफ्रीका को जीतने जो है जीत गए, यानी कि गुलाम बना लिए। इनका बेहतरीन मौका हाथ लग गया। तो 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों पर ना पश्चिमी आक्रमण और विजय के परिणाम की जो है ऐसी ही कहानियाँ देखी जा सकती हैं। ये तो था भाई तकनीकी और जो है किस प्रकार रोग फैला। अगले पार्ट में हम बात करेंगे भारत से अनुबंधित श्रमिकों का जाना, क्यों गए भारत से। ठीक है, तो इसके बारे में हम अगले पार्ट में डिटेल वे में स्टडी करेंगे। गाइस, इस समय आपके पास भरपूर समय है, आप घर में रह रहे हैं, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करिए। सारी परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, और ऐसा नहीं है कि परीक्षाएं अभी स्थगित कर दी गई हैं तो ये होंगी ही नहीं, होना तो है ही नहीं। तो आपके पास भरपूर टाइम है, आप अपने दिमाग का संतुलन सही रखिए, प्रॉपर खाना डाइट लीजिए, संतुलित आहार लीजिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है, आपके पास अगर आप स्कूल कॉलेज कोचिंग नहीं जा रहे तो आपके पास यूट्यूब का तो सहारा है ही ना। आप आराम से एकांत में रह के पढ़िए ताकि आपका कोई भी एग्ज़ाम ना रुक पाए। और मैं तो हूँ ही, रोहिणी क्लासेस आपके साथ हमेशा बना रहेगा। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, या आपके ज़रूर कमेंट जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर किए जाएंगे कमेंट बॉक्स में। तो गाइज़, वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लगा हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच।